मंच के सामने विनती है कि ताली बजा के जितने भी हमारे युवा साथी, बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें बैठे हुए हैं, आप सभी की चिंता जायज है, क्योंकि सुबह 11 बजे का कार्यक्रम शुरू हुआ था और अभी 3:30 बज चुके हैं। हम तो फिर भी हमारे सामने बिस्कुट और भुजिया रखी हुई है, हम तो धीरे धीरे वो भी खा रहे हैं। आप तो सुबह से खाली पेटी बैठे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय लूंगा आपका मैं, क्योंकि जिनकी जयंती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, उनके बारे में हमारे प्रजापति जी ने बड़ा डिटेल्ड उनके बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में सारी बातें बताई, संघर्ष के बारे में सारी बातें बताई। और हमारे भाई प्रवीण बरसी, वो हमेशा ही इस तरह की हमारी महफिलों को लूट के ले जाते हैं और भाई के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी इसी तरह बनी रहे। अभी इन्होंने पांचाल जी से पानी मांगा था, तो ठंडा पानी देने लगी, तो मैंने कहा गर्म दे दो इनको, क्योंकि मेरे को एक बात याद है कि आ गई थी। अक्सर कई बार FM सुनते हैं, तो उस FM में एक किस्सा सुना था। एक बार R.D. बर्मन साहब और किशोर कुमार रात को एक पार्टी में गए और सुबह किशोर कुमार को एक कार्यक्रम रिकॉर्ड करना था, और किशोर कुमार बार बार पार्टी में कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाना चाह रहे थे और बार बार R.D. बर्मन उसका हाथ पकड़ लेते थे। नहीं किशोर दा, सुबह आपका गाना रिकॉर्ड हो रहा है, अगर गले में कुछ हो गया तो हमारा सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो जो गायक है उनकी तो चिंता जो होती है, गले की ही चिंता होती है। तो काफी देर से कंटिन्यू ये गा रहे थे और एकदम ठंडा पानी पिएंगे तो गले में जो है परेशानी तो पैदा होना स्वाभाविक, और हमको इस बात की बड़ी चिंता है कि हमारे साथी की आवाज जो है इसी तरह से बुलंद बनी रहे। तो आज हम लोग गांव पंडवाला कला में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है और बड़े सम्मान से आमंत्रित किया है और बड़े सम्मान के साथ मुझे यहाँ पे मुख्य अतिथि बनाया है। तो जो संपूर्ण अम्बेडकर समिति है, मैं उसका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब को जिस जगह पर हम बैठे हैं ये आउटर दिल्ली का एरिया है, और आउटर दिल्ली का एरिया है, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। और जहां तक हम लोग मीडिया के माध्यम से टच में रहते हैं, तो यहाँ पर जो है क्राइम, जो आसपास का नजफगढ़ का इलाका है या सोनीपत के आसपास का, बहादुरगढ़ के आसपास का इलाका जो है, यहाँ के जो युवा हैं, खासतौर पर हमारे समाज के, तो आजकल जो जय जयकारे हो रहे हैं क्रिमिनल्स के, आप लोग अक्सर न्यूज चैनल्स में देखते होंगे, तो बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और इस तरह के इलाके में जो हरियाणा के बॉर्डर पर है, दिल्ली के आउटर में है, और वहां पर इस तरह के प्रोग्राम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का जो पीड़ा संपूर्ण अम्बेडकर समिति ने बनाया, बड़ा ही काबिल तारीफ है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर बैठे बैठे एक तो मेरे साथी ने प्रवीण बरसी से इंस्पायर होकर एक गीत लिख लिया और उसको गाया, और महसूस नहीं हुआ कि वो पहली बार गा रहा है। तो उसके लिए मैं क्लैप करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, एक और हमारे साथी ने एक भाषण दिया था अभी, और बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो किस तरह से लिखा था उसके बारे में हमको बताया उन्होंने। और फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका, फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़ा अच्छा उन्होंने बताने की कोशिश की। मेरी साथी से यही वो है कि इस तरह की इतनी बड़ी स्टेज पर आपको मौका मिला है, तो हम जैसे
स्पीकर जो 10-10 साल से मंचों पे भाषण दे रहे हैं, हम लोग भी हेजिटेट हो जाते हैं। आपका तो फर्स्ट टाइम था, तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इस तरह से ही आप लोग मंच पर आकर समाज को मोटिवेट करने का काम करें, बाबा साहब के संघर्षों को बताने का काम करें, और ये चीज आप अपने साथियों को भी बताएं। साथियों, भाई प्रवीण बड़सी ने और यहाँ के जो हमारी समिति है, जगदीश मेहरा जी, अशोक प्रधान जी, सचिन भाई, मोहित गौतम जी, पवन कुमार, मामचंद, रितेश अम्बेडकर, विनोद मेहरा, महेंद्र सिंह, हरीश रोहिया, राकेश रोहिया, नवीन कुमार, विकास कुमार, संजय कुमार, राहुल और मोहम्मद राम जी जो इस कमेटी के सदस्य हैं, इंक्लूडिंग प्रवीण बड़सी, जिन जिन लोगों ने भी मुझे अपने भाषणों में कोट किया, अपनी बातों में मेरा जिक्र किया। हमारे बीच में डॉक्टर धर्म सिंह जी मेरे बारे में मुझे मतलब बड़ा महिमा मंडन करने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं केवल एक बाबा साहब का छोटा सा सिपाही हूं, और बाबा साहब ने जो जिम्मेदारी हमारे समाज के हर एक नागरिक की लगाई थी कि शिक्षित होने के बाद समाज को संगठित करने का काम करेंगे, संघर्ष करने का काम करेंगे, हम केवल उस बाबा साहब की उन लाइनों पर चलने का काम कर रहे हैं। और जब आप इन लाइनों पर चलने का काम करते हो, तो आपके रास्ते में मुश्किलें आना स्वाभाविक है। आपको जो सैकड़ों सालों से आपके ऊपर शासक बने हुए बैठे, राजा बने हुए बैठे हैं, निसंदेह वो आप पर रोकने का काम तो जरूर करेंगे। और जब आप उनकी छोटी मोटी धमकियों से नहीं रुकोगे, तो वो थोड़ा सा फिर अपनी जो डिग्री है वो थोड़ी सी बढ़ाएंगे, मारपीट करेंगे, हो सकता है जान से मारने की कोशिश भी करें, और जान से मारते आए भी हैं। हमारे बहुत से जो साथी हैं, हमारे समाज के क्रांतिकारी हैं, हमारे समाज के महापुरुष हैं, उन्होंने आज जो स्टेटस आप लोगों के पास है, जिस स्टेटस पे आप लोग हैं, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, IAS IPS है, विधानसभाओं में आपकी मौजूदगी है, लोकसभा में आपकी मौजूदगी है, जिस स्टेटस पर है आप, तो इसमें बाबा साहब और उनके जो समकालीन साथी थे, और भी हमारे साथी आज तक जो समाज के लिए कुर्बानी देते आ रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा योगदान है, उनकी कुर्बानियों का योगदान है। तो हम तो केवल बाबा साहब जिस रास्ते पे चले थे उस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और साथियों इस रास्ते पे चलते चलते अगर समाज के लिए कुर्बानी हो जाए तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग 2023 में जी रहे हैं, हो सकता है एक्सीडेंट में आपकी मौत हो जाए, हो सकता है टीबी से हो जाए, हो सकता है कैंसर से हो जाए। तो टीबी, कैंसर, एक्सीडेंट से मरने से अच्छा है कि समाज के लिए लड़ते हुए मर जाओ। तो साथियों ने बताया कि भाई मेरे बारे में इस तरह का काम करता है, उस तरह का काम करता है। मैं थोड़ा सा हमारे बारे में, हमारी टीम के बारे में, हमारे काम के बारे में, हरियाणा में किस तरह की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी 73 साल बाद भी किस तरह की परिस्थितियां हैं, अत्याचार किस तरह का है, भेदभाव किस तरह, थोड़ा सा ज्यादा लंबे में न जाकर शॉर्ट में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। साथियों, संविधान लागू हुए 73 साल हो चुके हैं, और लेकिन बड़ी दुख की बात यह कि परिस्थितियां जो आज से 100 साल पहले थी, कहीं ना कहीं उससे बदतर होती हुई नजर आ रही है। अत्याचार जिसको बोलते हैं, एट्रोसिटी अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, क्योंकि मैं एट्रोसिटी पे काम करने वाला हूं, क्योंकि मैंने कानून की पढ़ाई की है। मेरे साथ 2 साथी आए हैं, एडवोकेट परवेश महिपाल है, एडवोकेट मलकीत सिंह है, और ये लगातार
आपके बीच में घूमकर फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, ये हमारी टीम के सदस्य हैं और जांबाज सदस्य। जांबाज का मतलब समझते हो ना? जांबाज का मतलब होता है जो जान की बाजी लगा के चलते हैं। हम जो टीम है, हमारी जो टीम है, हमारे बीच में कई बार इस तरह की परिस्थिति आई है कि हम किसी एट्रोसिटी को कवर करने किसी गांव में गए और वहां पर जातिवादी गुंडों की भीड़ हमारे पीछे लगी और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जान बचाई। है ना, सीन अक्सर फिल्मों में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सीन हमने लाइव खुद फेस किए हुए। तो किस तरह की, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं, आप भी कल्चर के मामले में, बोली के मामले में मैं समझता हूं कि हरियाणा से ही हो, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। हरियाणा और दिल्ली के बीच में एक बॉर्डर है, आप बॉर्डर के उस तरफ हो। हरियाणा में पिछले 10, 12, 13 सालों में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आप यकीन मानिए कि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई बहुत से मामलों में हमने अंजाम तक पहुंचाई है और पूरे हरियाणा में हमारे साथी, युवा वकील, युवा एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। और उस जुड़ने का क्या असर हुआ है? जुड़ने का असर ये हुआ है जो हमारे समाज के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, अधिकार है, जो हमारा SC ST एक्ट है, सुरक्षा कवच है, उसके जो प्रावधान है उनको हमारी मोटिवेशन की वजह से, हमारी लड़ाई की वजह से, हमारे साथियों की वजह से, हमारे संगठन की वजह से सरकार को लागू करना पड़ता है। हम लोग उस समाज में रहते हैं हरियाणा में, कुछ लोग कहेंगे कि गांव में बड़ी स्थितियां खराब है, लेकिन शहरों में भी उससे ज्यादा खराब स्थिति है। गांव में जब हमारे स्कूल की बच्ची, हमारे समाज की स्कूल की बच्ची स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है, हो सकता है आपकी बच्ची आपको सारी बातें ना बताए, हो सकता है आपकी कॉलेज में जाने वाली लड़की आपको सारी बातें ना बताए, चाहे डर की वजह से ना बताए, चाहे शर्म की वजह से ना बताए। हालांकि उसे बताना चाहिए, क्योंकि उसके ना बताने की वजह से जो अपराधी रास्ते में उसको छेड़ते हैं, उस पर टीजिंग करते हैं, उसे फिजिकली सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, उन लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं और वो फिर क्या होता है, आगे रेप में और गैंग रेप में तब्दील होते हैं ये मामले। हमारे पास इस तरह के सैकड़ों मामले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा की बात छोड़ो, पूरे भारत में अगर रेप के मैटर हम देखें, एक साल में अगर 100 मामले दर्ज होते हैं पूरे भारत में, तो उसमें 80 जो मामले होते हैं SC कम्युनिटी की लड़कियों, महिलाओं के खिलाफ होते हैं। SC कम्युनिटी, ताली बजाने की बात नहीं है भाई, ये SC कम्युनिटी की महिलाओं के साथ होते हैं। ऐसा क्यों है भाई? हमारे समाज की महिलाओं के साथ क्यों हो रहे हैं ऐसे मामले? इसके पीछे इतनी बड़ी वजहें हैं, इनके पीछे इनका इतना लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है, आप किताब लिख सकते हो इस चीज पे। भाई ये लोग ये लोग हमको कमजोर समझते हैं, ये लोग हमको सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। पुलिस में इनके आदमी बैठे हैं, कोर्टों में इनके आदमी बैठे हैं, प्रशासन में इनके आदमी बैठे हैं, सरकार में इनके आदमी बैठे हैं। जब एक छोटी बच्ची के साथ रेप की घटना होती है, SC समाज की बच्ची के साथ, और गांव में खासकर ये घटना होती है, तो पर्चा दर्ज नहीं करने दिया जाता। शिकायत लेके जाते हैं तो पुलिस वाले क्या कहते हैं, बोला FIR दर्ज ना कराओ, समझौता करा देंगे, नहीं तो लड़की बदनाम हो जाएगी। फिर आप कहते हैं नहीं हम तो पर्चा दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे। फिर हम FIR दर्ज कराते हैं, और FIR दर्ज कराने के बाद क्या होता है, फिर गांव की जो पंचायतें हैं, खापे हैं, और आपके परिवार के सदस्य ही, वो क्या कहेंगे, ना केस नहीं लड़ना,
ये दबंग लोग हैं, मार देंगे, गांव से निकाल देंगे, समझौता कर लेते हैं। आपको लालच दिया जाता है, धमकी दी जाती है, गांव से निकालने की धमकी दी जाती है, आपको सोशल बाइकआउट की धमकी दी जाती है, फिर भी आप नहीं मानते ना, हम तो कार्रवाई करेंगे। फिर क्या होता है, फिर जानबूझ के पुलिस जातिवादी गुंडों के फेवर में इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है कि कल को अदालत में केस करे तो बरी हो जाए। अभी मैंने आपको बताया कि 100 में से 80 केस हमारी लड़कियों के खिलाफ है, और वो 80 केस जब अदालतों में जाते हैं, उन अदालतों में से 70 केसों में बरी हो गया जाते हैं। मुलजिम अब क्यों बरी हो गया जाते हैं? वो इसलिए बरी हो गया था कि पुलिस इस मामले में डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करती है। अब डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन क्यों करती है पुलिस? भाई पुलिस के अधिकारियों ने जो वर्दी पहनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेके पहनी है कि भाई हम जब के अब वर्दी के अनुरूप काम करेंगे तो कोई जाति नहीं देखेंगे, कोई धर्म नहीं देखेंगे, कोई समुदाय नहीं देखेंगे, कोई पंथ नहीं देखेंगे। फिर वो एससी समुदाय की बच्ची को न्याय दिलाने की बजाय न्याय दिलाने के लिए जानबूझकर खराब जांच क्यों करते हैं ताकि आरोपी को फायदा पहुंचे। वो इसलिए है कि आज भी हरियाणा में चाहे भारत में जाति कास्ट सिस्टम एक कड़वी सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है। और हरियाणा की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, हरियाणा में अब तक जितने भी चीफ मिनिस्टर आए हैं, 1, 2 या 3 को छोड़ दो तो सारे ही एक स्पेसिफिक कास्ट से आए हैं, और हरियाणा में लड़ाई ही उनकी है। जो चीफ मिनिस्टर आए, हरियाणा के गठन के समय से लेकर आज तक उन्होंने केवल एक ही बिरादरी के लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती करने का काम किया। अब जातिवाद का जहर इतना कूट कूट कर भरा हुआ है, जिस जाति का सीएम था, जिस जाति का पुलिस अधिकारी है, जिस जाति का आरोपी है, रेप करने वाला है, पुलिस क्या करती है? पुलिस उसको बचाने का काम करती है। इसलिए जानबूझ के डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करती है। इसलिए 80 केसों में से केवल 10 केसों में सजा हो पाती है, बाकी 70 केसों में बरी हो जाते हैं। हमारी लड़ाई यही है। मेरे बारे में साथियों ने बताया कि भाई ये समाज की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी लड़ाई क्या है? मैं जब शुरू में वकील बन के आया, मैंने इसको बड़ी नजदीकी से देखा कि किस तरह से अत्याचार हो रहा है, कोर्ट भी सपोर्ट नहीं कर रहे, पुलिस वाले आरोपियों के साथ खड़े हो जाते हैं। केवल रेप के मामलों की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे हमारे समाज का मर्डर हो, चाहे हमारे समाज को जाति के आधार पर अपमानित करने का मामला हो, कास्ट से रिलेटेड कोई भी मुकदमा हो, पुलिस हमारी मदद नहीं करती, पुलिस आरोपियों की मदद करती है, जातिवादी गुंडों की मदद करती है। तो इस चीज पे हमने काम किया, और मुझे या मेरी टीम को, हमको कहीं भी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है कि फलां गांव में बच्ची के साथ रेप हो गया। अब मैं आपको लेटेस्ट घटना सुनाता हूं, 2 महीने पहले की। रात को 9 बजे मेरे पास, हमारे हांसी के पास एक गांव है, वहां से एक पंचायत आई, और पंचायत के साथ 10 साल की छोटी सी बच्ची थी, और उस 10 बच्ची के माँ बाप इस तरह की सिचुएशन में नहीं थे कि वो बता सके कि हुआ क्या एक्चुअली। जो साथ के लोग थे उन्होंने मेरे को बताया कि स्कूल में एक विशेष बिरादरी का चपरासी है, और उसकी प्रिंसिपल भी उसी कास्ट की है। मैं विशेष कास्ट, विशेष जाति, विशेष बिरादरी, एक पर्टिकुलर कास्ट को इंगित कर रहा हूं, आपको समझ लेना चाहिए। उस 55 साल के चपरासी ने 10 साल की बच्ची के साथ उसको लड्डू खिलाने के बहाने स्कूल के क्लर्क के कमरे में जाके उसके साथ गलत काम किया। पहले भी वो इस तरह की गरीब समाज की बच्चियों के साथ इस तरह करता आ रहा था। तो अब उस बच्ची ने ये बात किसी मैडम को बताई, और उस मैडम ने प्रिंसिपल को बताई। अब प्रिंसिपल भी उसी कास्ट की थी जिसका वो चपरासी था।
और प्रिंसिपल को करना तो ये चाहिए था कि पुलिस को फोन करके केस रजिस्टर कराए, और प्रिंसिपल ने ये किया, उस बच्ची को धमकाना शुरू कर दिया, ना ये बात किसी को नहीं बतानी जाके, नहीं तेरे को स्कूल से निकाल दूं। लेकिन वो बच्ची अच्छी थी, हिम्मत वाली थी, उसने माँ बाप को बताया, माँ बाप ने हमको बताया, हमारे पास आए, हमने रात को ही जो लीगल सिस्टम है, पुलिसिंग सिस्टम है, उसी टाइम एसपी को फोन खड़काए, 1 घंटे में रेप और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, अगले दिन चपरासी अरेस्ट हो गया। और पुलिस के अधिकारियों ने उस प्रिंसिपल को, हमने उस प्रिंसिपल को भी मुलजिम बनाया, उस प्रिंसिपल को केस से बाहर निकालने के लिए पूरा जोर लगाया। लेकिन हमारा वो वकील है जो केवल अदालतों में काला कोट पहन के नहीं घूमते। हम लोगों ने सड़क पर समाज को इकट्ठा किया, पुलिस वालों की जो बेशर्मी है, जातिवाद का नंगा नाच है, उसको सारे समाज के सामने जुलूस निकाल के उनको सारा का सारा उनको नंगा किया, और पुलिस को वो चपरासी, वो जो प्रिंसिपल थी, वो भी अरेस्ट करनी पड़ी। तो ये तो एक छोटा सा केस मैंने आपको बताया है। मैं आपको बताऊं, मैंने कम से कम 10 केस इस तरह के सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, जिसमें हमारी बच्ची जो 10 साल से लेकर और 20 साल तक की है, किसी की डेड बॉडी गैंग रेप करके मार के नहर के किनारे फेंक दी, किसी की घेर में पाई, किसी की प्लॉट में पाई, किसी की सड़क के किनारे पाई। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जो सरकारें रही हैं या जो सरकारें हैं, क्या आपको पता है ये सरकारें आपके जो मूलभूत अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी देने को तैयार नहीं है। यानी कि आपका फंडामेंटल राइट ये है कि आपके साथ कोई हीनियस क्राइम हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उसमें तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आरोपी को तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कम से कम 10-12 केस इस तरह के हैं, जिसमें हमने बच्ची की डेड बॉडीज के साथ सिविल अस्पतालों में, हरियाणा के अलग अलग जिलों में सिविल सरकारी अस्पतालों में धरने दिए हैं। केवल इसलिए धरने दिए हैं कि भाई हमारी बच्ची के साथ गैंग रेप हो गया है, इसको मार दिया है, इसकी FIR दर्ज करो, आरोपी को अरेस्ट करो। इस तरह के हालात हमारे समाज में। तो इस तरह की लड़ाई हम लड़ते हैं। आप लोगों ने मिर्चपुर केस का नाम सुना होगा। मिर्चपुर केस में पूरी वाल्मीकि बस्ती को जला दिया था, और मिर्चपुर केस का ट्रायल शुरू में हिसार की कोर्ट में था, और एक बार हिसार की कोर्ट में मैं अपीयर हुआ तो वहां पे वो सफेद कपड़ों में, कुर्ते पजामों में, पगड़ी में 300-400 आदमी बैठे थे, और मैं वहां से गुजरा। जब मेरे जो वाल्मीकि भाई थे, जो विक्टिम थे उस केस के, तो वो दौड़ कपड़िए जो थे वो बोले, यो इनका वकील भाई, यो इनका वकील, यो समझौता नहीं होने देता। मेरे से बोले रोक क्या, बोला भाई क्या कर लेगा तू, मैं करना क्या, मैं तो केस लड़ना आया हूं, केस लड़ूंगा। बोला फिर क्या हो जाएगा, मैं फिर तारी सजा हो जाएगी। बोला लाले जोर, बोला लाले जोर, कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, ला लेंगे। और साथियों, उस केस में हम लोगों ने जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा जोर लगाया, केस को दिल्ली ट्रांसफर कराया, मेरे को धमकी दी, पीटा, सारे काम किए, और अल्टीमेटली दिल्ली हाई कोर्ट से उस केस में 33 लोगों को सजा हुई, जिसमें 12 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, और 2 साल तक एक ही गांव के 105 आदमी हमने जेल में रखे। पूरा गांव खाली हो गया था, औरतें ही औरतें दिखती थी उस गांव में, खाली उनकी वाइफें, बच्चियां, और गुंडे थे सारे, हमने सलाखों के पीछे तिहाड़ जेल में ट्रांसफर करवाए यहाँ पे।
और अब जब मिर्चपुर में वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति जाता है तो पहले तो क्या होता था, कोई सामने से वो जातिवादी गुंडा आया करता है तो हमारे वाला साइड में जाया करता कि वो साइड में जाओ। लेकिन साथियों, केवल इस तरह की लड़ाइयां लड़ने से, अब हमने जो लड़ाई ली है, मुकदमे भी दर्ज होते हैं, कन्विक्शन भी हम लोगों ने कराए हैं, सजाएं बहुत ज्यादा कराई है। हरियाणा के जिलों की जेलें हमने जातिवादी गुंडों से भर रखी है। कोई रेप केस में उम्र कैद काट रहा है, कोई मर्डर केस में काट रहा है, कोई 5 साल की काट रहा है, कोई 10 साल की काट रहा है। जेल में बैठे बैठे मेरे को मारने की साजिशें वो लोग रचते हैं कि इसको मारना है किसी तरह। 8-9 साल हम प्रोटेक्शन में रहे, 2-2, 3-3 पुलिस गार्ड मेरे साथ होते थे। और आपको एक बात बताऊं कि मेरे को निष्क्रिय करने के लिए, भाई इसको किसी तरह रोक दो, इतनी तरह की साजिशें रची गई। मेरा वकालत का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए, कि इसको वकील ही ना बनने दो, वकालत का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए हरियाणा की अलग अलग खापो पंचायतों ने बार काउंसिलों